जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परीक्षा सारथी, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की और कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास एवं विशेषताएं। साथियों, जिस तरह से आपने दो क्लासों को देखा और इंडेक्स को समझा और टॉपिक को एक बार पूरा एक्सप्लेन कर लिया हमने, किन किन टॉपिकों को हम पढ़ने वाले हैं और किस आधार पर देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पूरी क्लास जो है वो मेंस को लेकर के, मुख्य परीक्षा को लेकर के हैं कि कैसे मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करनी है और कैसे अपने नंबरों को इम्प्रूव करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। ये जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार है, पूरी क्लास उस पर बेस्ड होगी और इसमें आंसर राइटिंग की हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह से आंसर आते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। इस आधार पर ये पूरी क्लास आपकी रिकॉर्ड होगी। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, हम उतना मोटिवेट होंगे और उतनी ज़्यादा जल्दी आपके साथ ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की भी कोशिश की जाएगी। तो साथियों, आज सबसे पहले आप देखिए एक चीज़ कि पहला क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन किस आधार पे आते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी समझिए कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत के जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक कानून संवैधानिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो उनका संवैधानिक विकास था, जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से सत्ता हस्तांतरण की ओर वो बढ़े और पहले उनका कठोर नियंत्रण था, वो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे एक्ट आते गए, उनसे क्या जो हमारा संविधान बना, जो हमारी संविधान सभा थी, क्या उससे पूरी बहुत ज़्यादा उससे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी, या फिर नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क उत्पन्न होता है। किस आधार पर इसको आप देखेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अक्सर। तो इसको हमें तर्क सहित उत्तर देना है इसका। तो आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ये बात कहाँ तक सही है और इसमें आंसर कैसे लिखना होगा, हमें इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि क्या था और कैसी विशेषताएं थी। इसमें आप ये देखिए कि यद्यपि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, ये आप भी जानते हैं कि जो संविधान का निर्माण था वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा 9 दिसंबर 1940 से प्रारंभ हुआ और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लेकिन भारत में वाद का विकास इससे कई वर्ष पूर्व ही माना प्रारंभ हो गया था। जो कह रहे हैं कि संविधान बना तो इस समय पर, लेकिन जो संविधानवाद की एक विचारधारा थी वो काफ़ी पहले से ही हमारे लोगों के बीच में उत्पन्न होना शुरू हो गई थी। ये मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन काल और स्वतंत्रता आंदोलन में देखी जा सकती है। जिसको आप देखने की कोशिश करें तो ये उस काल में देखने को मिलती है। इस आधार पर भारत में संविधानवाद की बात और विकास को लेकर दो दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं, दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। ये समझिए कि जब हमारा जो संविधान है, जिस आधार पर बना, जैसी चीज़ें बनी, कोई एक दिन में संविधान हमारा नहीं बना, वो बहुत पहले से एक स्ट्रक्चर में था और लोगों के विचारों में वो बनता चला गया। उसी के आधार पे हम कहते हैं कि इसके जो दो दृष्टिकोण हैं, उसके पहले दृष्टिकोण को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो पहला दृष्टिकोण है वो क्या है। पहला दृष्टिकोण भारत का एक विकास ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर लागू किए गए संवैधानिक विकास की प्रावधानों से हुआ, क्योंकि इससे जनता के अंतर्गत राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और सांसारिक तथा तौर तरीकों से प्रचलित शिक्षा जो प्रचलित थी वो प्रशिक्षित होते चले गए। जो हमने बात की ना कि जैसे जब हमारे यहाँ पर ऊपर कठोर नियंत्रण था सत्ता का, ब्रिटिश क्राउन का, तब उन्होंने जिस तरीके से सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनाने शुरू की और जिस आधार पर वो सारी चीज़ें बनाई, उसका जो प्रभाव था उससे हमारी जनता और हमारे लोग, हमारे नेता सीखते हुए चले गए और उस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाने की प्रक्रिया थी, जो विचारधारा थी, उस समय से ये बनती हुई चली गई। जिस आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, उसकी एक तरह से कहते हैं कि जिसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में हम प्रशिक्षित होते हुए चले जाते हैं। कैसे हम पहले ABCD सीखते हैं, फिर उसके आगे काका काका सीखते हैं, उसके बाद बड़े से होते चले जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा था कि हम लोग बोलते हैं हम लिखने सोचते हैं और लिखते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में आप लिख करके सोच करके लिखने लगे। आपकी पहले से पृष्ठभूमि तैयार होती गई। पहले आपने काका काका सीखा, फिर उसको ABCD सीखी, फिर उसके इमला लिखना शुरू किया, फिर उसको जोड़ते जोड़ते एक समय आ जाता है जब आप उसको बिना एकदम फॉरवर्ड में लिखने लगते हैं और आसानी से उसको पूरा कर लेते हैं। उसी तरीके से जो हमारा संविधान डेवलप हुआ, वो कोई एक दिन की रूपरेखा नहीं है, एक दिन का कार्य नहीं है। वो हमारे पहले से जो चीज़ें हो रही थी, जो नेता लोग उसे देख रहे थे, जो फील कर रहे थे, वो एक विचार के रूप में डेवलप होता चला गया कि उसमें क्या अधिकार होने चाहिए। वो सारी चीज़ें डेवलप होती हुई चली गई और फिर हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस आधार पर। इसी को हम आगे देखने की कोशिश करेंगे किस आधार पर होगा। इसका PDF का आप स्क्रीनशॉट आराम से एक बार ले लीजिए।
ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इससे आसानी हो जाएगी आपको बाद में पढ़ने के लिए। अब जब इसके हम दूसरे पेज को समझने की कोशिश करेंगे किस आधार पे चीज़ें बनी और आगे कैसे वो डेवलप हुई, ये हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। अब जब आप इसको देखेंगे तब क्या आता है, 1857 के विद्रोह के बाद, जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद सरकार, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन आप ब्रिटिश सरकार को इस बात का आकलन हो गया था कि भारतीयों को व्यवस्था में शामिल किए बगैर भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तब जो ब्रिटिश क्राउन था, जब उसने सीधा हस्तांतरण किया सत्ता का, सीधे हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित किया, तो वो समझ चुके थे कि अब यहाँ पर काम करने रहने के लिए यहाँ पर लंबे समय तक नहीं किया जा सकता अगर भारतीयों को उसमें शामिल हम नहीं करेंगे। ये बात उनको समझ में आ गई थी। उसी आधार पे जो सारी चीज़ें हुई वो बनती हुई चली गई। इसलिए 1861 में, आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, इसलिए 1861 में भारत परिषद अधिनियम को लेकर के उन्हें आए और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम के शासन में उन्हें जो व्यवस्था भारत में लागू की वह क्रमशः भारतीयों की भागीदारी बढ़ाते हुए चले गए। शुरुआत कहाँ से हुई, 1861 से। उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, वहाँ तक आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें भारतीयों की भागीदारी वो बढ़ाते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगर भारतीयों की भागीदारी नहीं बढ़ाई तो हम यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएंगे। इस दौरान भारतीयों को प्रारंभ में तो विधायक परिषदों में मनोनीत किया गया। अब ये आप देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार हुआ कि कैसे उन्होंने हमारी भागीदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसको हम समझेंगे और ये आंसर स्क्रिप्टेड की तरह इसको आप समझ लेंगे, एक बार लिख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे तो जो आंसर राइटिंग करेंगे तो एक आपकी लैंग्वेज बन जाएगी उसमें। इस दौरान भारतीयों को प्रारंभ में विधायिकाओं प्रांतों परिषदों में मनोनीत किया गया और बाद में उन्होंने अप्रत्यक्ष फिर सीमित मताधिकार के माध्यम से प्रवेश मिला। इससे भारतीयों को संसदीय व्यवस्था के प्रारंभिक रूप के साथ परिचय अवश्य हुआ और वह प्रशासनिक उत्तरदायी शासन और वास्तविक अधिकारों की मांग अधिक प्रमुखता से उठाने लगे। क्या हुआ कि जब भारतीयों को उन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू किया धीरे धीरे, तो भारतीयों के अंदर हमारे अंदर एक इच्छा जागृत हुई और हम चीज़ों को जब समझने लगे तो फिर अपने अधिकारों की बात उठाने लगे खुल करके। जो सत्ता हमारी आज़ादी का भी एक रूपरेखा प्रस्तुत हुई उसमें। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत में विधायकों के मॉडल को विकसित करने का प्रयास किया। ना ही उनका उत्तरदायी शासन था के सिद्धांत पर था। जो उन्होंने सारा सिस्टम डेवलप किया था वो कोई उत्तरदायी शासन के आधार पे नहीं किया था, वो एक तरह की तानाशाही थी, हमारे ऊपर जबरदस्ती का नियंत्रण था। वो ना ही जनता के निर्वाचन के लिए जनता का सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त था। वो हमें कोई भी सुविधा नहीं देते थे। जो वो बात करते हैं, जो पहला दृष्टिकोण बताते हैं कि हमने ही सारी चीज़ें डेवलप की, तो वो उन्होंने की नहीं हमारे ऊपर। वो सारी चीज़ें जो हमारे साथ होती रहीं उनसे हम सीखते हुए चले गए। ये खूबी थी हमारे यहाँ के लोगों की और ये नेताओं की। इस दौरान ब्रिटिश सरकार के निगम पुस्तकमें का कोई प्रभाव नहीं था और ना ही विधि के शासन को पूर्ण मान्यता प्राप्त थी। इस दौरान मौलिक अधिकारों की कोई गारंटी नहीं थी, बल्कि रॉलेट एक्ट जैसे कानून को जारी किए गए जो जीवन के बुनियादी अधिकारों का भी उल्लंघन करते थे। अब जब आप इसको तर्क सहित आंसर जब लिखेंगे तो इसमें आप इसकी टिप्पणी में बोल सकते हैं, इसका तर्क सहित रख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो आपने हमारे ऊपर शासन किया वो बहुत अच्छा था या आपका शासन हमारे ऊपर उत्तरदायी था। वो जिस तरह से आप करते थे, ना हमारे आपको मौलिक अधिकार दे रखे थे, कोई गारंटी थी, बल्कि रॉलेट एक्ट आप लेकर के आए जिससे हमारे बुनियादी अधिकारों का भी उल्लंघन होता था। इस तरह से सारी चीज़ें डेवलप हुई। फिर हम देखेंगे भारत में संविधानवाद के विकास के संदर्भ में दूसरा दृष्टिकोण क्या है। जो पहला दृष्टिकोण है वो कहता है कि संविधान जो बना हमारा वो पूरा उनकी विचारधारा, उनके आधार पे ही बनता हुआ चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप तर्क सहित उत्तर लिखेंगे तो उसमें आप बोल सकते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें की, विधायिका बनाई, परिषद बनाई, सारी चीज़ें की, परंतु उन्होंने हमारे पास कोई उत्तरदायी शासन नहीं दिया। वो हमारे पास ऊपर जोर दबस्ती थे, ना हमारे कोई मौलिक अधिकार थे, ना हमारे रॉलेट एक्ट जैसे हमारे यहाँ पारित होते और उस आधार पर कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था लोगों को। अब यहाँ पर एक दृष्टिकोण समाप्त होता है। अब दूसरे दृष्टिकोण की हम बात करेंगे, उसको नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें उसे स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो दूसरा दृष्टिकोण है वो मानते हैं कि जो हमारा संविधान बना उसमें स्वतंत्रता आंदोलन जो था हमारा, उसका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें नेतृत्वकर्ताओं ने विचारधारा और स्वयं सहायता की विशेष भूमिका रही। अब देखिए एक नज़रिया होता है, दो तरह के नज़रिए होते हैं। पहला दृष्टिकोण कहता है कि सब कुछ हमने करके दे दिया आपको, इस वजह से आप संविधान बनाने के काबिल हो गए। लेकिन जो दूसरा नज़रिया है वो कहता है कि नहीं, आपने सब कुछ नहीं दिया है हमें परोस करके। हमने जो अपने यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चला, हमारे यहाँ जो लोगों ने सीखा,
उनमें उनको महसूस हुआ कि हमें ये अधिकार होने चाहिए, तो उस आधार पे हमने अपने संविधान को डेवलप किया है। ये दूसरा दृष्टिकोण हुआ। इसमें आगे हम समझेंगे किस तरह से दूसरा दृष्टिकोण डेवलपमेंट हुआ इसका। इसमें क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेतृत्वकर्ताओं ने ऐसी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया और जनता को बढ़ते व्यवस्था में हिस्सेदारी से लेकर स्वतंत्रता की मांग को उसे रूप में उठाया जो ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक व प्रशासनिक सुधारों से कहीं आगे थी। जब आप आंसर लिखेंगे कि क्या था, किस आधार पर दृष्टिकोण डेवलप हुआ, तो जो हमारे विचारधारा थे, जो हमारे नेतृत्व करता था, उन लोगों ने जनता के बीच में ऐसी चीज़ें बातें रखी और सारी चीज़ें स्पष्ट की, जो वो संवैधानिक प्रावधान लाते थे, प्रशासनिक सुधार लाते थे, वो कहीं आगे की बात हमारे नेताओं ने की। इसको आप देखेंगे, इसी ने जनता को व्यापक स्तर पर विशिष्ट प्रकार की प्रगतिशील और उदारवादी राजनीतिक संस्कृति में दीक्षित किया, यानी ट्रेंड किया, जो संविधानवाद की प्रमुख आधार बनी। अब जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि संविधानवाद जो है, संविधान हमारा कैसे डेवलप हुआ, किस आधार पर डेवलप होता चला गया, तो इसमें आप सीधे बोल सकते हैं कि इसकी जो थी, ये दो विचारधाराओं के आधार पर डेवलप हुआ। इसके दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण एक कहता है कि जो सारी चीज़ें हुई, जो हमारे यहाँ का संविधान बना, वो जो हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उसके बाद जो एक्ट आते गए, जो प्रशासनिक सुधार वो लोग करते गए, उस आधार पे हमारी समझ बनी और उससे हमने ये संविधान डेवलप किया। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण है कि हम ये कहते हैं, हम ये दृष्टिकोण माना जाता है वो कि आपने तो जो किया किया, लेकिन आपने किस तरह से हमारे ऊपर सत्ता बना करके रखी और हमारे ऊपर कठोर नियंत्रण बना करके रखा, हमें गुलाम बना करके रखा। आपका कोई जो शासन था वो उत्तरदायी शासन नहीं था। लेकिन जो स्वतंत्रता आंदोलन हम लोगों ने लड़ा, जो स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें बुनियादी अधिकार होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए, लोगों को आर्थिक आधार पे आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए, स्त्रियों के साथ समानता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो हमारे संविधान में आकर के डेवलप हुए। वहीं से हमारी संविधान की एक प्रस्तावना फिर या फिर कहें संविधान की एक रूपरेखा बनती हुई चली गई हमारे नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा। उन लोगों ने इस विचारधारा को बहुत ही प्रसारित किया, जिस आधार पे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो ये दो दृष्टिकोण हो गए हैं। दो दृष्टिकोण के आधार पे आप जब समझेंगे और अच्छे से उसको डेवलप करेंगे, तो जो बहुत ही बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसके बाद हम आगे की जो पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये चीज़ एक डेवलप हो गई कि संविधान कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, इस पर हम अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद के टॉपिक को आप समझिए। अब उसके बाद का टॉपिक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस अर्थ में विशिष्ट है। किस अर्थ में विशिष्ट है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसने न सिर्फ उदार लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्षता को मूल्य को प्रोत्साहन दिया, बल्कि विभाजन जैसी चुनौतियों और पूर्ण परिस्थितियों में भी संरक्षित किया। और यही बातें आगे चलकर भारत संविधान का दर्शन बनी। आप देखिए कि कैसे हमारा संविधान डेवलप हुआ। जब हमारा संविधान डेवलप हुआ, उस समय पर कितनी त्राही त्राही मची हुई थी। हमारे मुल्क के दो बंटवारे हो चुके थे, विभाजन हो चुका था, कि यहाँ पर कितने लोग दंगे हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर भी हमारे नेतृत्वकर्ताओं थे, उन्होंने लोकतांत्रिकता जो थी, हमारी लोकतंत्र, उसको नहीं छोड़ा। जो धर्मनिरपेक्षता थी उसको नहीं छोड़ा, इसको आगे बढ़ाते रहे, उसको प्रोत्साहित भी किया। और आगे चल करके ये जो संविधान बना, ये उसकी जड़ या फिर नींव माना गया और इसी आधार पर हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। इसमें आप आगे देखेंगे कि इस आंदोलन के दौरान विधि के शासन, उत्तरदायी शासन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अनेक मौलिक अधिकारों एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के विचारों की मांग को रूप में रखा गया। और इन मांगों ने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक रूप से प्रेरित और प्रोत्साहित किया। जो सारी हमारी मांगी थी, उन्हीं के आधार पर हमने अपने संविधान को डेवलप किया और उसी के आधार को बेस बनाया, उसी को नींव बना करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलप किया। जो इतने वर्ष भी हो गए, उसके बाद भी सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हैं और चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो नेतृत्वकर्ताओं की विचारधारा थी, विचार थे जो आज भी जीवित हैं। इसमें आप देखें कि एक स्ट्रक्चर में कि कैसे कैसी चीज़ें सारी डेवलप हुई। 1924 में आती मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश भारतीय संविधान बनाए और राष्ट्रीय मांग रखी। ब्रिटिशों के सामने मांग रखी, जो भारतीय होंगे वही संविधान अपना बनाएंगे, इसकी मांग रखी। उसके बाद 1928 में आती है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद 1934 में आता है ब्रिटिश श्वेत पत्र। 1935 में अधिनियम आता है। इस आधार पर सारी चीज़ें बनती हुई चली जाती हैं। ये फैक्चुअल आपको मिल गया, थोड़ा सा कंटेंट। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल में नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो सारी चीज़ें अपने याद हो जाती हैं। अब आपने देखा कि कैसे
हम एक विचारधारा बनी संविधानवाद की और वो डेवलप होती हुई चली गई। उसके दो दृष्टिकोण हुए। किस आधार पर दोनों दृष्टिकोण थे? एक का दृष्टिकोण कहता है कि उस समय जो चीज़ें एक्ट आते गए जिससे प्रशासनिक सुधार होते हुए उस वजह से संविधान बना, संविधानवाद की विचारधारा बनी। एक दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, जो हमने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा, स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, उसमें जो चीज़ें हम सीखते गए, जैसे रॉलेट एक्ट हमारे ऊपर आया तो हम उसको समझे कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस विचार से संविधानवाद का निर्माण होता है और उसी से हमारा संविधान डेवलप होता है, जो इतने सालों से, इतने वर्षों से अभी तक चल रहा है। इस दौरान भारतीयों के लिए संविधान की मांग भी उठाई जाने लगी। अब इसको एक कॉन्सेप्ट समझिए। इस दौरान जो कहा कि भारतीयों ने भी संविधान की मांग उठाई जाने लगी। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय असेंबली में केंद्रीय राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत की, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों को शामिल करते हुए एक संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने की मांग की गई। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 1928 में जो भी नेहरू रिपोर्ट को भी एक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जाता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे उत्तरदायी शासन और मौलिक कर्तव्यों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ये जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, इसमें ये सारी चीज़ें डेवलप की गई। उसके बाद आपका आ जाता है कि भारत के लिए संविधान का सुझाव देने वाले नेताओं में से एम.एन. राय, जो रामनाथ राय थे, उनका सर्वप्रथम नाम आता है। इसके बाद महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस विचार को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले संविधान का सुझाव किसने दिया था, तो आप लिखेंगे एम.एन. रॉय ने दिया था और उसको महात्मा गांधी जी ने आगे बढ़ाया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको आगे काफ़ी तीव्र गति से बढ़ाते हुए चले गए, जिस आधार पर हमारा संविधान डेवलप हुआ। इसीलिए 1934 में जो कांग्रेस कार्य समिति ने संवैधानिक सुधार संबंधी ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र को अस्वीकार कर दिया। जो ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र अपना लागू किया था, उसको अस्वीकार कर दिया कांग्रेस पार्टी ने दिया। यह मांग कि ईश्वर पत्र, जो श्वेत पत्र है, एकमात्र विकल्प वयस्क मताधिकार होगा, और अपनी मांग रख दी कि जो श्वेत पत्र आप लेकर के आए हैं, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ईश्वर हो गया गलती से टाइपिंग में। श्वेत पत्र का एकमात्र विकल्प क्या होगा? वयस्क मताधिकार, या इससे मिलती जुलती प्रणाली के आधार पर निर्मित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया संविधान। जो ब्रिटिश के द्वारा श्वेत पत्र लाया गया उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया, उसका विरोध किया गया और कहा कि हम ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बदले में हमें चाहिए वयस्क मताधिकार, जो संविधान आगे बनाएगा, जिसके द्वारा सभा चुनी जाएंगी, उसी के आधार पर संविधान बनेगा। लेकिन 1937 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नियम निर्वाचित विधान प्रांतों में विधानसभा की मांग उठाने का निर्णय लिया गया, जिससे कैसे चीज़ें डेवलप होती गई आपको देखें। जो संविधानवाद है और संविधान का ऐतिहासिक आधार है, उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को हमें इसमें क्लियर करना है। अब ये आप वहाँ जाते हैं, इसके आगे थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम ना हो। यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 1935 का भारत शासन अधिनियम रद्द हो और इसके स्थान पर वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा से निर्मित संविधान को भारत में ही लागू किया जाए। जो संविधान हो उसको, जो इन्होंने दिया, उसको नहीं माना जाएगा। हमारी खुद की स्वयं चुनी हुई सरकार सभा होगी, जो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी जाएगी और वही भारत का संविधान बनाएगी और उसी के आधार पर भारत में शासन होगा। इसके बाद क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आप समझिए कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर जब ब्रिटिश सरकार ने इसमें शामिल होने की घोषणा की, तो विरोध स्वरूप कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता और वास्तविक सत्ता के साथ साथ निर्वाचित संविधान सभा की मांग को और प्रमुखता से उठाया जाने लगा। अब आप देखिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम होता है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही तेजी से चल रहा होता है। उस समय में ब्रिटिश सरकार हमसे बिना लोगों से बात किए, कांग्रेस या किसी से भी बात किए बिना उस युद्ध में भारत को झोंक देती है। तो भारत में उसका कड़ा विरोध होता है और कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल था, कांग्रेस की जो विधानसभा में सरकारें थीं, उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और सीधी अपनी बात रखी कि अब हमें कोई चीज़ नहीं होगी। सीधे सीधे संविधान सभा की मांग को उन्होंने सामने रखना शुरू किया और उस आधार पर सारी चीज़ें बढ़ती हुई चली गईं। इन मांगों के दबाव में आकर ही 1940 में वायसराय लिंगलियोगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। जो अगस्त प्रस्ताव आपका आया था, वो क्यों आया था? क्योंकि अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन ने हमको शामिल कर दिया था, वहाँ से आंदोलन बहुत तेज हो गया और कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। यह आप लेयर दर लेयर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए कि कौन सा प्रभाव हुआ।
हर चीज़ का कारण होता है, उसका रिएक्शन होता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया गया बिना पूछे, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उसको विरोध किया, अपना मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और आंदोलन में लग गए। जब वो आंदोलन में लग गए तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे आजकल प्रेशर ग्रुप होता है, जब वो आंदोलन करते हैं तो प्रेशर, सरकार के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है। तो उसी आधार पर जब यहाँ पर आंदोलन बहुत तीव्र हो गए, तो 1940 में ये जो एक्ट आया, अगस्त प्रस्ताव आया, वो आया। और उस आधार में कैसी चीज़ें हों, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर क्या हुआ, आगे चलकर 1942 में कृष्ण प्रस्ताव में पहली बार यह बात स्वीकार की गई कि संविधान निर्माण भारतीयों की जिम्मेदारी होगी। अंतरदशा युद्ध के पश्चात कैबिनेट मिशन में 1946 में संविधान निर्माण संबंधी योजना को पूर्णतः परिभाषित किया गया। अब देखिए कैसी चीज़ें डेवलप हुई। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। ये थोड़ा सा हैंडराइटिंग गलत हो गई है इसमें, इसको सही कर लीजिए। उसके बाद 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, उसने बात कर दी कि हाँ, भारतीय ही संविधान बनाएंगे और वो खुद अपने हिसाब से शासन करेंगे। इसके बाद क्या होगा, यह प्रस्ताव दिया गया कि प्रदेशों की निर्वाचित असेंबलियां 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में विधानसभा में सदस्यों को चुनाव करेगी तथा देशी रियासतों से अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करेगी। इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार होगा जिससे पूरी एक संविधान सभा का निर्माण होगा। इसको आगे देखें कि इस प्रकार संविधान सभा सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई। इसमें मुसलमानों और सिखों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसलिए इन बातों में ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व का कोड बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी को यह निर्देश दिया कि कांग्रेस की सूची में अनुसूचित जाति, पारसी, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, आदिवासी व महिलाओं को शामिल किया जाए। इस कारण से ऐसे कारण अनेक लोगों को संविधान सभा में स्थान मिला जो कांग्रेस के सदस्य थे भी नहीं। कांग्रेस का जो विचार था, उस बात को आप समझिए कि वो जो कांग्रेस कमेटी बनाई, संविधान सभा बनाई, उसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। उन लोगों को शामिल किया गया जो कांग्रेस पार्टी से बाहर के थे, लेकिन उन लोगों को शामिल किया गया ताकि सबका अपना अपना अधिकार हो, वो अपने अधिकार की हक की बातें रख सकें। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसको आप याद रखिए कि जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने, एक मिनट इसको आगे बढ़ा देते हैं, हम जूम कर ले, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अंततः जब माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई और विभाजन स्वीकार कर लिया गया, तो इस संविधान सभा का पूरी तरह से स्वरूप ही बदल गया। जब मुस्लिम लीग ने इसको विरोध किया, उसके बाद माउंटबेटन याद आई, तो फिर दो राज्यों की, भारत के दो टुकड़े हुए और विभाजन की घोषणा हो गई। तो वहाँ पर से फिर संविधान सभा का जो रूप था, प्रारूप था, वो पूरी तरीके से बदल गया। अब आगे क्या होता कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता के साथ संविधान सभा एक सार्वभौम एक संस्था बन गई और साथ ही इसने न स्वतंत्र राष्ट्र के लिए विधायिका का भी भूमिका निभाई। जब संविधान सभा बन रही थी तब पूरा एक था, विभाजित नहीं हुआ था, तो दूसरे आधार पर संविधान सभा बन रही थी, प्रतिनिधित्व के आधार पर बन रही थी। लेकिन जब विभाजन जैसी हमारे यहाँ पर थोप दिया गया विभाजन एक तरीके से, तो आज़ादी तो हमें मिली और संविधान सभा भी बनी, लेकिन वो एक सार्वभौम संस्था बन के रह गई। सार्वभौम संस्था बनी और जो हम स्वतंत्र हुए तो उसी संस्था ने भी जो संविधान सभा थी, उसी ने ही विधायिका की भी पूरी तरीके से भूमिका निभाई और उसको आगे बढ़ाते हुए चले बहुत ही समझबूझ के साथ। इसमें आप समझिए कि संविधान निर्माण के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। उसको देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और प्रोफेसर BN राव को संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई और डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति की गठित की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर अनेक समितियां गठित की गईं, क्योंकि जब संविधान बनना था तो उसमें विशेषज्ञों की ज़रूरत थी और उसको पार्टी से हटकर, पार्टी से बड़ी लाइन पे जा करके लोगों को शामिल किया गया। और यही कारण था जो डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस के साथ नहीं थे, फिर भी उनको संविधान बनाने के लिए साथ में रखा गया और उनको पूरी तरीके से संविधान का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया और उन्होंने बाखूबी उस चीज़ को निभाया और संविधान को तैयार किया। इन समितियों में जो समितियां बनी थी, उनमें और कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, उनको आप याद कर लीजिए कि संघीय संविधान समिति बनी, प्रांतीय संविधान समिति बनी, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक मामलों की समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित और इत्यादि महत्वपूर्ण समितियां बनी, क्योंकि समितियों के आधार पर फिर कार्य होना था और उसकी सारी रूपरेखा
प्रस्तुत होनी थी, जिसमें मौलिक अधिकारों के स्वरूप से लेकर केंद्रीय व प्रांतीय सरकार के तंत्र सुधार संबंधी खुली चर्चा और विमर्श हुआ। जो सारा संविधान बना उसकी खुली पर चर्चा हुई, खुली चर्चा हुई, खुले विचार विमर्श हुए और लोगों से उसकी बहस हुई और उनके बारे में बात की गई। संविधान निर्माण के विभिन्न चरणों में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद क्या होता, नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। BN राव द्वारा बहस हेतु संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। फिर विभिन्न समितियों के परामर्श और संविधान सभा में खुली बहस के उपरांत डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति द्वारा संविधान का मुख्य प्रारूप तैयार किया गया। तत्पश्चात इसे सार्वजनिक कर दिया गया और सुझावों को आमंत्रित और स्वीकार करते हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप दिया गया। जो हमारा संविधान बना वो एक दिन में नहीं बन गया, वो डेवलप होता रहा और लोगों के सुझाव खुले रूप से मांगे गए और संविधान जब बनकर के तैयार हुआ उसको सार्वजनिक किया गया, उस पर सुझाव मांगे गए, उस पर चर्चा की गई और जिन चीज़ों को सही सुझाव आए उनको उसमें कन्वर्ट भी किया गया, लागू भी किया गया, जिस आधार पर हमारा संविधान तैयार हुआ और बनकर के उभरा। जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में विचारों को आरोपित करने की बजाय खुली बहस और सहमति का मार्ग अपनाया गया, जिससे निर्मित संविधान असलियत में स्वीकार हो सका। यही कारण है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी अनेक राजनीतिक दृष्टिकोण के मतभेदों के बावजूद संविधान को लेकर किसी की कोई आपत्ति नहीं रही है तथा समस्त जनमानस में की समान आस्था से भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में इतना बड़ा संविधान हमारा बना और सारी चीज़ें लोग उसको अभी भी स्वीकार करते हैं। इतने वर्ष होने के बाद भी भारत में संविधान को सभी लोग स्वीकार करते हैं, कोई किसी भी पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, लेकिन उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। जो आपने हमने पहले प्रश्न कहा था उसी प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यदि आपने सही से वीडियो को समझा और देखा और नोट करेंगे अगर, तो इस आंसर को आप अच्छे से लिख सकेंगे और टेलीग्राम पे इसी हमारे चैनल पर आप भेज सकते हो, आपके आंसर भी चेक कर लिए जाएंगे और इस आंसर का फॉर्मेट भी हम बना करके डाल देंगे। क्वेश्चन फिर से समझिए क्या है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत के जिस संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपने समझा कि जो हमारा संविधान बना, जिस संविधान सभा के द्वारा बना, तो क्या सच में उस संविधान सभा के ऊपर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है जो संवैधानिक विकास हुए, जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो संवैधानिक विकास होते रहे, जो एक्ट आते रहे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है? किस आधार पर वो सारी चीज़ें डेवलप हुई?